हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे और आगे वही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमने कंप्लीट कर दिया था। सो टुडे इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आपका आर्टिकल 23, 24 हमें करना है। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके एक्सप्लॉयटेशन है ना, यानी कि किसी भी तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर ह्यूमंस को कमोडिटी की तरह, सामान की तरह बेचा जाए, खरीदा जाए, उस चीज़ को ये प्रोहिबिट करता है, जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ये प्रोहिबिट करता है बेगार सिस्टम, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी फॉर्म की फोर्स्ड लेबर। ये बेगर नहीं है, ये बेगार सिस्टम है। मतलब अगर आपको कोई परचेज करता है, उसके बाद आपसे काम करवाता है और उसकी सैलरी भी नहीं देता, तो दैट इज काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर। बेगार सिस्टम भी प्रोहिबिटेड है। आफ्टर दैट आर्टिकल 24 क्या कहता है कि ये आर्टिकल 24 प्रोवाइड करता है राइट्स टू द चिल्ड्रंस। सी, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट किसी भी हजार्डस, यानी कि किसी भी डेंजरस काम में, माइंस, कोल माइंस आ गए, रेलवेज आ गए, उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। लेकिन बच्चे बिलो, दोज चिल्ड्रंस हु आर बिलो 14 ईयर्स। अब देखिए, प्रोहिबिशन तो बता दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, चिल्ड्रन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम लेजिस्लेशंस जो है वो बनाए हैं। अब वो क्या है वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले 1984 में फैक्ट्रीज एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट पे कंप्लीटली जो है लिमिट कर दी। बच्चों की एज 14 साल, कि 14 साल से कम जो भी बच्चा है वो जो है एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं कर सकता। कहाँ? इन एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, ये 1948 के एक्ट में बताया गया। उसके बाद आपका माइंस एक्ट आता है 1952। इसमें लिमिट क्या कर दी? 18 साल। ठीक है, यानी कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट कहा गया इनको नेक्स्ट एक्ट में, वो कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते इन एनी हैजार्डस वर्क, लाइक आपके माइंस आ गए, रेलवेज आ गए। ठीक है, उसके बाद द चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 1986 में, फिर इसी को अमेंड किया गया 2016 में। देखिए, इसमें क्या बताया गया? 2016 में कंप्लीटली बैन लगा दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो 14 साल से कम है। इसके बाद आता है आपका, और साथ ही साथ इसी एक्ट में 2016 की अमेंडमेंट में बताया गया कि जो 14 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कहा जाएगा एडोलेसेंट्स, और उनको किसी भी हैजार्डस, किसी भी डेंजरस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसको एक कॉग्निजेबल, इसको एक ऑफेंस बता दिया गया बाय लॉ। ये एक जुर्म है जिसके तहत आपको सज़ा भी मिल सकती है और 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। और 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो कुछ बच्चों को आप देखते हैं ढाबे पे दे आर सर्विंग टी, और घर में डोमेस्टिक वर्कर्स रखा जाता है, उसको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में। ओके, 2006 में। अब आता है इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 तक हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 हर उस सिटीजन को ये राइट देता है कि दे कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। उनको ये राइट है कि जो कॉन्शियस, उनका जो इनर सेल्फ उन्हें जो इजाज़त देता है वही रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। उसी की प्रैक्टिसेस, उसी के जो रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस हैं वो उसको फॉलो कर सकता है। प्रोपगेट, आगे अपने जो रिलीजन वो फॉलो कर सकता है उसको आगे बढ़ा सकता है। ये राइट आर्टिकल 25 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। लेकिन इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की है कि अगर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, अपना रिलीजन करना है, इससे पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी की हेल्थ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, या किसी की मॉरलिटी पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ये राइट दे दिया, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ बता दी गई कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो आपको दे दिया, साथ ही साथ ये चीज़ बताई गई कि पार्लियामेंट 2 चीज़ें रेगुलेट करेगी आपके इस फ्रीडम में। क्या क्या है? देखें, See, now understand this point. देखिए, कोई भी रिलीजन जो है 2 चीज़ें करता है, 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक रिलीजियस एक्टिविटीज़, एक सेक्युलर एक्टिविटीज़। ठीक है ना। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्लियामेंट जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ऑलराइट। लेकिन जो सेक्युलर एक्टिविटीज़ को
कोई रिलीजन मेंटेन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कहीं से कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, कहीं से फंड्स आ रही हैं, इस चीज़ में पार्लियामेंट जो है इंटरफेयर कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि दे विल कीप अ चेक, पार्लियामेंट विल कीप अ चेक ऑन रिलीजन कि कहीं से ये फंडिंग जो है कहीं इलीगल तो नहीं है, ठीक है, इसमें इंटरफेयर कर सकता है। देखो लिखा है पार्लियामेंट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी अदर सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है किसी रिलीजन की, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन जो रिलीजन जो है दूसरी प्रैक्टिसेस मेंटेन रख रहा है, सेक्युलर प्रैक्टिसेस जिसमें आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल चीज़ें आ रही हैं, उसमें पार्लियामेंट जो है इंटरवीन कर सकता है। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट लिखा है कि और साथ ही साथ पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम्स ला सकता है, कुछ भी रिफॉर्म्स ला सकता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकता है फॉर हिंदूज़, ठीक है। और हिंदूज़ के सेक्शन में ये जो हिंदूज़ बताया गया है इसमें इंक्लूड होते हैं आपके सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है ना। लेकिन पार्लियामेंट कैन ओपन इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर कर सकता है, लाइक रिफॉर्म ला सकता है किसी भी रिलीजन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलीजन कोई सुपरस्टिशियस बात फैला रहा है या कोई ऐसी चीज़ फैला रहा है विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, जैसे सती की प्रथा थी, हालांकि इसको एबॉलिश बहुत पहले किया गया था, लेकिन एक सोशल इवल था ना, तो पार्लियामेंट रिफॉर्म्स ला सकता है, ठीक है ना। ये है आपका दूसरा पॉइंट। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है, इट सेज कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब बोला है कि अब आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहो तो उस रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, साथ ही साथ उससे आप चैरिटी का काम भी कर सकते हो। अब आपने इंस्टीट्यूशन तो मेंटेन करना है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन जो खोला उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन या उसकी जो मेंटेनेंस है, ठीक है ना, वो भी आपने खुद ही देखनी है, रिलीजियस अफेयर्स भी आपने देखने हैं, ये भी राइट आपको दिया गया है आर्टिकल 26 में। और जो अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए इनको मेंटेन के लिए आपको इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको प्रॉपर्टी भी तो चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। कोई भी आपको पार्लियामेंट, ना तो स्टेट ना तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इससे आपको रोक सकता है। आप बिल्डिंग ले सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी, आप गाड़ी ले सकते हो या कुछ भी गोल्ड वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेकिन आपकी वो जो प्रॉपर्टी है उसको आपने एडमिनिस्टर करना है कि वो लॉ के एम्बिट में आए, ऐसा ना हो कि इलीगल हो, ठीक है ना, इलीगल तरीके से नहीं। और साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ऐसे करना है कि जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब ना हो, मॉरलिटी बनी रहे और किसी की हेल्थ पर कोई आँच ना आए। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि स्टेट जो है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, स्टेट जो है आपको किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं करेगी कि उसे टैक्स पे करना है, किस चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए, ठीक है। यही इस चीज़ में बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, वी आर सेक्युलर, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वल प्रोटेक्शन देता है हर एक रिलीजन को। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन है, जैसे नेपाल में नेपाल है, नेपाल आ गया आपका, सऊदी नेपाल में हिंदुइज्म है, ठीक है ना, स्टेट रिलीजन है। हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। सऊदी आ गया जहाँ पर इस्लाम स्टेट रिलीजन है। तो यहाँ पे बताया गया है हमें नहीं फोर्स किया जाएगा किसी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स देने के लिए, ओके। अब इसमें ये चीज़ आती है कि ये बताया गया कि एक एसेंशियल कॉन्सिक्वेंस है सेक्युलरिज्म का, ये चीज़ आर्टिकल 27 में जो बताई गई है। साथ ही साथ जब हम कभी इसमें ये चीज़ आती है कि साथ ही साथ हम कभी अगर कभी किसी मंदिर में गए, वहाँ पर एक एंट्री फ़ी हमें देनी पड़ती है, या किसी दरगाह में गए, एक एंट्री फ़ी, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो एंट्री फ़ी हमें देनी पड़ती है वो टैक्स में नहीं आएगी, ठीक है, वो इस टैक्स में नहीं आएगी। और आर्टिकल 28 सेज आपको फ्रीडम दिया गया है टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको फुली फ्रीडम है कि आप इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिलीजियस टीचिंग चाहे आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए
इस एम्बिट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 4 तरीके के हैं। नंबर 1 वो जो होली, जिनको कम्प्लीटली सिंपल भाषा में समझिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे, ठीक है, तो वहाँ पर रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाती, कम्प्लीटली नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सेकेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह के होते हैं, जिनको एडमिनिस्टर स्टेट करता है लेकिन इंस्टीट्यूटेड अंडर किसी एंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी कि एडमिनिस्टर वहाँ का वीसी और चांसलर और वाइस चांसलर चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के एंडाउनमेंट में आता है, तो वहाँ पर कंपल्सरीली उसी रिलीजन की टीचिंग्स दी जाएंगी और जो भी बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा उसको वो रिलीजियस टीचिंग लेनी पड़ेगी। नंबर 3 वो वाले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विच आर वो वाले इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ठीक है ना। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस आ गए ना, ठीक है ना, यानी कि इनको एक्नॉलेजमेंट मिली होती है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। ये हमारे टिपिकल जो हम प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर वॉलंटरीली है, यानी कि आपको अपनी मर्जी दे तो रहे हैं, ये आपको अपनी मर्जी है, आप लो या ना लो। जो माइनर्स हैं उनके केस में गार्डियंस जो हैं वो 18 से जो बिलो उम्र के बच्चे होंगे उनके केस में जो गार्डियंस हैं वो कन्फर करेंगे कि बच्चे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने हैं इन इंस्टीट्यूशंस में या नहीं। उसके बाद वो वाले इंस्टीट्यूशन जो विच आर रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, जो गवर्नमेंट से एड ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी वॉलंटरी है, चाहे दे तो रहे लेकिन ये इट इज़ द चॉइस ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ द चॉइस ऑफ द गार्डियंस कि वो अपने बच्चे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना। फिर आता है आर्टिकल 29 और 30 हमारा, ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर इंडिया में कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसका एक डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट लैंग्वेज है, एक अलग तरीके का कल्चर है, एक अलग तरीके के स्क्रिप्ट है, ठीक है ना, तो यू हैव दैट पर्सन हैव द राइट टू कंजर्व दैट, उनको वो कंजर्व करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये जो लोग हैं जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, या अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाएंगे तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन केस ऑफ एडमिशन इन स्टेट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और रेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस बिना पर क्योंकि इनका कोई इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है, इस बेसिस पर इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 बात करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको राइट दिया है कि दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में है, इनकेस दे वांट टू अपनी एजुकेशन, अपनी लैंग्वेज या रिलीजन को और ज़्यादा आगे प्रपोन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ तक हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। अभी हमारा इसके बाद है आर्टिकल कहाँ तक हुए ये 30, जो 31 था, ठीक है। आर्टिकल 31 हमने बिगनिंग में ही पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में और दैट वाज एडेड इन आर्टिकल 300A में, ठीक है। क्यों? वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि क्यों उसको डिलीट कर दिया गया था। और पार्ट 12 था, नोट्स में आप चेक कर लीजिएगा, आई गेस मैंने भी गलती से 22 पढ़ा है, लेकिन पार्ट 12 था आर्टिकल 300A, यहाँ पर अब उसको उठा के डाल दिया है। अब है आर्टिकल 32। देखिए, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दीज आर द गारंटीड राइट्स। तो गारंटी कौन करता है कि ये हमें मिलेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है। तो आर्टिकल 32 जो है इट प्रोवाइड्स द पावर ऑफ रिट्स टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में आया तो आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट्स की, और 32 सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। हम सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। यही बोला है, कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू
रिट्स, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो जब अपनी लिटिगेशन PIL या कुछ भी केस लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करेगी। देखिए अब 5 तरह की टोटल रिट्स हैं, इसको ऐसे याद रखें आप HMPCQ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिशन, सर्चराई और क्यो वारंटो, ठीक है। 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले आपका हेबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका लिटरल मीनिंग ये दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर किसी ने भी किसी आपको या किसी इंसान को जो है गिरफ्तार कर लिया या कैद कर लिया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है उस शख्स को या उस इंस्टीट्यूशन को जिसने आपको गिरफ्तार किया है कि सो दैट आपको जल्द से जल्द जो है कोर्ट के सामने जो है वो पेश कर दिया जाए, ठीक है ना। अब इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है कि द रिट प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर अ पर्सन जिसको डिटेन किया गया है या रिस्ट्रेन किया गया है, और ये बाय दिस कमांड, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कमांड देता है, ठीक है ना, किसको, जेलर को, या किसी अगर और प्राइवेट पर्सन ने किसी को डिटेन किया है, कस्टडी में लिया है, कि तुमने जिसको कस्टडी में लिया है उसको मेरे सामने पेश करो। और ये जो रिट है इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट यानी कि पुलिस के अगेंस्ट, ठीक है ना, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर किसी को डिटेन करता है, दोनों के अगेंस्ट ये रिट यूज हो सकती है। अब जो डिटेन हुआ है वो खुद तो नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो तो अंदर है ना, उसको तो बंद कर लिया गया है। उसकी जगह अगर उसका कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया, मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, ठीक है ना। देखिए पहले हमने पढ़ा जो हेबिस कॉर्पस है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अप्लाई हो सकती है और पब्लिक के लिए, मतलब गवर्नमेंट पुलिस वगैरह के लिए भी, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड मैंडेमस कांट बी इशूड अगेंस्ट, ये जो मैंडेमस है इसको हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं अप्लाई कर सकती, और ना ही प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर्स, यानी कि गवर्नर्स प्रेसिडेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल इस एम्बिट से बाहर आते हैं, ठीक है ना, इन पर मैंडेमस नहीं एप्लीकेबल है। अब देखिए मैंडेमस क्या बोलती है, द रिट ऑफ मैंडेमस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कमांड है जो अगर सुप्रीम कोर्ट है ये इंफीरियर यानी कि हाई कोर्ट को दे सकती है या सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकती है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकता है, किस चीज़ के लिए है, फॉर द इंफीरियर ट्राइब्यूनल और बोर्ड या फिर ट्राइब्यूनल को, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, या किसी कॉरपोरेशन को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, अपनी ड्यूटीज जो हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, विद इन द लॉ परफॉर्म करने के लिए ये कमांड है, ठीक है, जो हायर अथॉरिटी, हायर जुडिशरी जो लोअर कोर्ट्स को दे सकती है कि अपनी जो ड्यूटीज़ हैं विद इन द लॉज जो है वो पूरी करें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सिंपल मीनिंग देखिए, टू फॉरबिड या किसी को कुछ करने से रोकना, स्टे ऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये जो रिट है ना प्रोहिबिशन, ये सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स पर लगा सकते हैं, ट्राइब्यूनल पर लगा सकता है, ठीक है ना। क्यों, टू परफॉर्म एन एक्ट आउटसाइड इट जुरिडिक्शन, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी ऐसे केस की प्रोसीडिंग कर रहा है जो इसकी जुरिडिक्शन के बाहर है, तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन की रिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो रिट है, ठीक है ना, ये कब तक लगा सकते हैं, द रिट कैन बी इशूड ओनली वाइल द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, मतलब अभी केस की प्रोसीडिंग ही चल रही है तब ये रिट इशू हो सकती है, ना कि तब जब फाइनल डिसीजन दे दिया है उस कोर्ट ने। अगर फाइनल डिसीजन दे दिया है, ठीक है ना, एट द टाइम सर्चराई की रिट लगती है, ठीक है ना। प्रोसीडिंग के टाइम आपको याद रखना, प्रोसीडिंग के ही टाइम प्रोहिबिशन, पीपी से याद रखना, और जब फाइनल डिसीजन दे दिया एट द टाइम सर्चराई, ठीक है, सेम है, सिर्फ उसमें प्रोसीडिंग में
आप या उसमें प्रोविजन में आपने याद रखना है कि वो प्रोसीडिंग्स के टाइम प्रोसीडिंग्स को रोक देती है। सर्चराई में आपको याद रखना है कि जब फाइनल डिसीजन दे दिया है उसके बाद, यानी कि पूरा का पूरा जो जजमेंट ही है सर्चराई में क्वैश हो जाता है, बाकी सेम ही है, ठीक है ना। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं सर्चराई में। अगर किसी IAS ऑफिसर ने भी कोई ऐसा जुडिक्शन दे दिया, ऐसा कोई डिसीजन दे दिया, तो उसको भी क्वैश कर सकते हैं सर्चराई के तहत सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद लास्ट है को वारंटो। सर्चराई का लिटरल मीनिंग टू बी इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, अगर कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठा है, किसी भी कुर्सी पर बैठा है, किसी भी पोजीशन पर बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि दे कैन आस्क कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग हेयर, या आपने कोई पोजीशन अगर ली है तो आपके पास अथॉरिटी क्या है, मतलब ये वैलिड तरीके से आप बैठे हैं, ठीक है ना। इट इज़ ये को वारंटो कहता है। वेन एवर एनी पर्सन रॉन्गफुली asperts एन ऑफिस ही इज प्रिवेंटेड बाय द रिट ऑफ को वारंटो, ठीक है ना। अगर किसी ने कोई गलत तरीके से कोई ऑफिस लिया है, कोई पोजीशन एक्वायर की है, तो इन दैट केस को वारंटो की रिट जो है वो यूज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं आर्टिकल 14 से, जो हमने 32 तक किए। 12, 13 भी किया। 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है ना। 13 में हमने जुडिशल रिव्यू पढ़ा था। उसके बाद 32 तक फंडामेंटल राइट्स आ गए। पार्ट 3 एक्चुअल में 35 तक है, जो तीन और आर्टिकल्स हैं, उनको हालांकि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज उसको देख लो कि बताया क्या गया। देखो 32, 33 में क्या बताया है कि इसमें 33 जो है फंडामेंटल राइट्स की आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए एक्सेप्शन है कि किन लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते। जो आपके आर्मी फोर्सेस हैं, ठीक है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इनको जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये इनको ड्यूटीज़, दे आर बॉन्डेड बाय ड्यूटीज़। फॉर एग्जाम्पल वॉर चल रही है, ठीक है, वॉर चल रही है, तो इट इज़ ड्यूटी ऑन आर्मी कि उनको जाना है वॉर में, ठीक है। तो वो तो उस टाइम पे वो ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 वायलेट हो सकता है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जंग के टाइम ज़रूरी है, उनको जाना है जंग लड़ने। तो ये फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट से बाहर आते हैं ये, ठीक है ना। उसके बाद 34 क्या बताता है कि फंडामेंटल, अगर कभी मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ लगा है, इन दैट केस भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर आर्टिकल 35 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लेजिस्लेशन, कुछ रूल्स बना सकता है। किस किस के रिलेटेड? एक तो यही 33 के रिलेटेड, नंबर 2 34 के रिलेटेड, नंबर 3 16 क्लॉज 3, ये हमने पढ़ा था। 16 क्लॉज 3 क्या है? ये हमने पढ़ा था ना कि रेजिडेंस को लेके जब ये एक एक्सेप्शन थी, जॉब्स में जब रेजिडेंस को क्राइटेरिया माना जाता था, जहाँ हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एग्जांपल ली थी। व्हेन द सिटीजन, जहाँ स्टेट के जो लोग हैं, दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो उस इन दैट केस इसमें भी जो है आर्टिकल 35 ही जो है लॉ बना सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉज जो है वो पार्लियामेंट बना सकता है, विच फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर अनटचेबिलिटी को ऑफेंस बताया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 17 को ऑफेंस बताया गया है, उसके लिए कोई लॉ पास करना, किसी भी ऑफेंस के लिए, पार्ट 3 के किसी भी ऑफेंस के लिए लॉ पास करना, वो पार्लियामेंट के ही हाथ में है, ठीक है ना। जैसे कोई अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ के लिए दैट उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया है कि मतलब इट इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ। उस चीज़ के लिए आपको किसी पीरियड तक की सज़ा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। और वो किस एक्ट में बताया है पार्लियामेंट ने? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये एक एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम DPSPs जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।